रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज खत्म हुई है और ये कह सकते हैं बजट के बाद की पहली बैठक थी। और यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है यूनानिमस तरीके से, मतलब सारे जो 6 एमपीसी मेंबर्स हैं उन्होंने एक साथ मिलकर के डिसीजन लिया है कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा जाएगा 5.25% पे। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ये जो रेपो रेट अनचेंज रखा गया है इसका मतलब क्या निकलता है और इसके अलावा और क्या 5 बड़ी बातें इस एमपीसी के द्वारा निकल के आती हैं वो हम समझेंगे। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर हम बात करें एमपीसी अपडेट की, तो इसमें जो पॉलिसी स्टैंस रखा गया है आरबीआई के द्वारा न्यूट्रल ही है, अभी न्यूट्रल चला ही आ रहा है। मतलब ये है कि आरबीआई ने अपना स्टांस जो है अभी वेट एंड वॉच वाली अप्रोच पे रख रखा है। मतलब जो अभी बहुत बड़े यहाँ पे कट किए गए हैं उनको देख रहे हैं कि उसका क्या इफेक्ट निकलने वाला है, अभी किसी तरफ वो झुकाव ऐसा लेकर के नहीं चल रहे हैं। अगर हम बात करें जो पॉलिसी रेट होता है वही रेपो रेट होता है, मतलब रेपो रेट कहें पॉलिसी रेट कहें बात एक ही है। और चेंज हमेशा पॉलिसी रेट में ही होता है, मतलब रेपो रेट में होता है, क्योंकि इसके अलावा जो भी रेट है वो इसी से लिंक होते हैं। जैसे एचडीएफ होता है वो वर्तमान समय में 0.25% कम होता है पॉलिसी रेपो रेट से। तो अगर यहाँ पे रेपो रेट अनचेंज्ड है तो मतलब एचडीएफ भी 5% पे अनचेंज रहेगा। वहीं पे बात करें अगर हम एमएसएफ की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है 0.25% ज्यादा होता है किससे, रेपो रेट से। तो ये कितना है 5.5%। और बैंक रेट और एमएसएफ बराबर ही होते हैं, जितना एमएसएफ होगा उतना बैंक रेट होगा, तो वो भी कितना है 5.5% पे आता है। मतलब वर्तमान समय में ये रेट चल रहे हैं। आगे अगर हम बात करें जो 5 बड़े पॉइंट हम कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो न्यूट्रल स्टैंस है आरबीआई का, ये क्या बताता है, ये बताता है कि अभी जो 2025 में आरबीआई ने मैसिव 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करी। मतलब हम बात करें तो ये 1.25% का जो है कट देखने को मिला 2025 में। हर एक एमपीसी में हमने देखा कि यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट इस तरह के बड़े बड़े कट देखने को मिले। तो वो जो अभी तक जो ट्रांजिशन हुआ है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वजह से भी ये पॉज देखा गया है कि ये जो अभी इतना बड़ा कट हुआ है ये पूरी तरीके से जो है इकोनॉमी पे इसका असर देखने को मिले, ये यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए इस तरह का पॉज यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी जो न्यूट्रल स्टैंस है वो ये भी बताता है कि जो मतलब आरबीआई है वो ये देख रहा है कि जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है उसको देखते हुए आगे आने वाले समय में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो उसके लिए एक तरह का ये पॉज यहाँ पे रखा गया है। आगे अगर हम बात करें जो है दूसरा जो आरबीआई ने बताया है जीडीपी ग्रोथ को लेकर के जो प्रोजेक्शंस बताए हैं, तो आरबीआई ने कहा है 2025-26 का जो एस्टिमेट है, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.4% पे रहने वाली है। ये आरबीआई का एस्टिमेट है। इसी तरह आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सबके एस्टिमेट देखने को मिलते हैं और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। वहीं पे 2026-27 के लिए जो Q1 का जो आउटलुक यहाँ पे रखा गया है वो 6.9% का है और Q2 का प्रोजेक्टेड कितना है 7% का रखा गया है। वहीं पे अगर हम बात करें की ग्रोथ ड्राइवर्स की, तो ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना कि इतना बढ़िया जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है उसके पीछे के रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला तो है ट्रेड डील, मतलब अभी आपने देखा होगा ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यूएसए के साथ भी ट्रेड डील लगभग यहाँ पे जो है तय हो चुकी है, अब ये भी पूरी साइन हो जाएगी। तो इस तरह की जो ट्रेड डील है इससे भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है उसकी रिकवरी देखने को मिलती है और इसकी वजह से जो ट्रेड है वो बढ़ता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी सस्टेन्ड है, मतलब भारत सरकार की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी चीज़ों पे वो भी सस्टेन्ड ही है, तो उसकी वजह से भी ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, मतलब भारतीय मार्केट अगर देखा जाए तो इतने बड़े टैरिफ और वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी भारत के मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, तो इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी ग्रोथ यहाँ पे भारत की इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। ये की ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ पे बताए गए हैं। वहीं पे अगर हम आगे बात करें इन्फ्लेशन की, क्योंकि जो एमपीसी होती है उसका मेन लक्ष्य ही होता है कि जो इन्फ्लेशन की स्थिति है उसको कंट्रोल में रखा जाए, तो आरबीआई का जो प्राइमरी इन्फ्लेशन टारगेट होता है वो कितना होता है 4%, और इसमें बैंड कितने का था ±2% का। मतलब देखा जाए तो 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखना आरबीआई का टारगेट होता है। और अगर हम 2025-26 के लिए प्रोजेक्शन की बात करें तो जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 2.1% का है। वहीं पर
26-27 के लिए ये जो आउटलुक है, प्रोजेक्शन है, Q1 के लिए प्रोजेक्टेड है 4% और Q2 के लिए प्रोजेक्टेड है 4.2% का। मतलब ये जो आरबीआई की रेंज है इन्फ्लेशन की, उसके बहुत ही अंदर ये आपका रहने वाला है प्रोजेक्शन, ऐसा बताया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। यहाँ पर ये जो मतलब इन्फ्लेशन वाली स्थिति भी आप समझते हैं कि अभी आरबीआई ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट भी करी है सिस्टम में। तो जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो सिंपल सी बात है, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता ही है। बाकी इन्फ्लेशन है फूड प्राइसेस पे भी इफेक्ट डालता है कि वो क्या चल रही है। इसके अलावा जो ग्लोबल एनर्जी वॉलेटिलिटी इस समय चल रही है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। उसकी वजह से जो कह सकते हैं फ्यूल की प्राइसेस में आने वाले समय हो सकता है बढ़ोतरी देखने को मिले, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ये बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे एमएसएमई के लिए आरबीआई ने एक मेजर रिलीफ करी है कि जो एमएसएमईज को 10 लाख रुपए तक का जो कोलेटरल फ्री लोन मिला करता था, अब उसे उस लिमिट को डबल कर दिया गया है। अब ये जो लिमिट है ये 20 लाख रुपीज तक की होने वाली है। मतलब 20 लाख रुपए तक का अगर कोई एमएसएमई लोन ले रहा है तो उसे किसी तरह का सिक्योरिटी नहीं देना, कोलेटरल नहीं देना। अब इसकी वजह से होगा क्या, भारत में सबसे बड़ा जो सेक्टर है जहां पे एम्प्लॉयमेंट होती है वो एमएसएमई सेक्टर है। अब यहाँ पर अगर इस तरह का अगर 20 लाख रुपए तक की अगर यहाँ पे लिमिट दे दी गई नहीं, तो होगा क्या, जो क्रेडिट फ्लो है वो बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बढ़ती है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बाकी जो चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एक्सपेंशन जो है वो बढ़ेगा। और जो कह सकते हैं कि जो एमएसएमईज हैं उनके ऊपर पड़ने वाला जो बर्डन होता है कि भाई अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेना है, कोलेटरल देना पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे कम होती हैं। तो एक बेहतर कदम है एमएसएमईज के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बैंक्स के कस्टमर्स हैं उनके लिए भी एक ऐलान किया गया है आरबीआई की तरफ से, एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है। अब इसके पीछे पूरी जो कह सकते हैं कि प्रॉपर जो फ्रेमवर्क है, जो पेपर है, वो अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है कि जो लो वैल्यू फ्रॉड होते हैं, मतलब जहां पे जो फ्रॉड का जो अमाउंट है वो कम होता है, वहां पर ये कहा गया है कस्टमर्स को 25,000 रुपए तक का कंपनसेशन मिल पाएगा। मतलब अगर किसी कस्टमर के साथ जो है साइबर फ्रॉड हुआ है और वो जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो 25,000 रुपए तक का कंपनसेशन कस्टमर को मिल पाएगा। अब ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि इसमें और क्या क्या चीजें साथ में आती हैं, क्योंकि प्रॉपर इसका जो पेपर है वो रिलीज नहीं हुआ है, या फिर कह सकते हैं इसके डायरेक्शंस रिलीज नहीं हुए हैं। कैसे क्लेम करना होगा, क्या चीजें ध्यान में रखनी होंगी, वो सारी चीजें इसमें आएंगी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, इस तरह के कदम से जो डिजिटल बैंकिंग है उसका जो ट्रस्ट है कस्टमर के ऊपर वो बढ़ता है। मतलब अगर इस तरह का फ्रॉड कोई हो रहा है जिसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, तो सिंपल सी बात है उसे कंपनसेशन मिलने में आसानी होगी। वहीं पे बात करें राइट्स की, तो जो राइट्स हैं मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, उनके लिए भी बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि बैंक जो है अब परमिट होते हैं कि उनको वो लेंड कर सकते हैं इस तरह के जो राइट्स होते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ सेफगार्ड वगैरह भी लगाए गए हैं कि उनको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, जिसकी वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें जो लिक्विडिटी के नए एवेन्यूज हैं वो ओपन होते हैं। अब अगर ऐसा ओपन होगा तो रियल एस्टेट सेक्टर में बूम देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। उसमें बहुत सारे मैन पावर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट एक तरीके से क्रिएट होता है यहाँ पे। तो ये थे कुछ 5 बड़े यहाँ पे जो अनाउंसमेंट जो इस बार की एमपीसी में किए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ होगा तो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। बाकी आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।